की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है क्योंकि ये बदला लेने के लिए बदनाम है। बदला भी ऐसा कि ये अपने एक नागरिक की जान के बदले 100 लोगों की जान ले लेती है। मोसाद को परफेक्ट किलिंग मशीन भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने दुश्मनों को अनोखे अंदाज में मारती है। मोसाद की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएस भी मोसाद से पंगा लेने में डरता है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को मोसाद के एक ऐसे मिशन के बारे में बताएंगे जिसमें उसने अपने 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए आतंकियों को दुनिया भर में तलाश कर अनोखे अंदाज में मारा था। मोसाद ये सिर्फ एक नाम नहीं है। अगर आप लोग इसे सिर्फ एक नाम समझने की गलती कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। मोसाद का मतलब होता है मौत। कहा जाता है एक बार जो मोसाद के निगाह में चढ़ गया उसका बचना मुश्किल होता है। दुनिया भर में मोसाद को एक परफेक्ट किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत से लोग शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि आखिर मोसाद है क्या। तो आइए आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है वो है क्या। दरअसल मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि उसके खूंखार एजेंट अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है। मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही हो। मोसाद का इतिहास 65 साल पुराना है। मोसाद के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में आतंक और तबाही का पर्याय बन चुके आतंकी संगठन आईएस जिसने पूरी दुनिया में खौफ का माहौल बना रखा है, वो आईएस इजराइल की इस एजेंसी से खौफ खाता है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, लेकिन कोई नजर उठाकर भी उसको देखे तो इजराइल अपने दुश्मन की आंखें नोचने की ताकत रखता है। इजराइल एक छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी 56 मुस्लिम देश इजराइल से खौफ खाते हैं। इजराइल ऐसा देश है जिसका अगर आप नक्शा देखें तो चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। फिर भी किसी देश या आईएस की मजाल नहीं है कि इजराइल को छेड़ सके। इन देशों के इजराइल से डरने की सिर्फ एक वजह है और वो है मोसाद, क्योंकि मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से तलाश कर खत्म कर देता है। मोसाद के इतिहास पर नजर डालें तो कुछ ऐसे कारनामे उसने किए हैं जिससे दूसरे देशों का डरना लाजमी है। इजराइल खुद पहले हमला नहीं करता, लेकिन उसको कोई छेड़े तो इजराइल उसे छोड़ता नहीं। इजराइल की मोसाद का तो दुनिया में ऐसा खौफ है कि मोसाद के डर से किसी आतंकी संगठन के मुखिया या किसी मुस्लिम देश के नेता इजराइल की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। इजराइल अपने दुश्मनों को किस तरह से मारता है इसका जीता जागता सबूत है म्यूनिक ओलंपिक के बाद लिया गया बदला, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। साल 1972 में इजराइल के साथ जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। म्यूनिक ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल 1972 में ओलंपिक खेलों का आयोजन जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ था। दुनिया भर के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे। खेल शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका था। कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ओलंपिक गेम्स विलेज में कुछ ऐसा होने वाला है जो खेलों के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। तारीख थी 5 सितंबर 1972। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां कनाडा के कुछ खिलाड़ी पहुंच गए। दीवार फांदने वाले अजनबी सहम गए। कनाडा के खिलाड़ियों ने उन्हें किसी दूसरे देश के खिलाड़ी समझा और फिर दीवार फांदने में उनकी मदद की। दीवार पार करने के बाद कनाडा के खिलाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ ट्रैक सूट पहने अजनबी इस इमारत के बाहर पहुंच गए जहां इजरायली खिलाड़ियों को ठहराया गया था। इस इमारत में दाखिल होते ही इन अजनबियों का असली चेहरा सामने आ गया। ये कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि हथियारों से लैस आतंकी थे। ये पीएलओ यानी फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। 8 आतंकी हाथों में हथियार लेकर अपने मिशन को अंजाम देने निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने जिस अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की उसमें रह रहे पहलवान योसेफ गटफंड अभी जाग रहे थे। शोर सुनकर वो दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
गटफ्रंट ने शोर मचाकर अपने बाकी साथियों को खबरदार कर दिया। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ खिलाड़ी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन रेसलिंग कोच मोसे वेनबर्ग दौड़कर किचन में घुसे और मुकाबला करने के लिए चाकू उठा लिया। अगले ही पल एक आतंकी की बंदूक गरजी और गोली मोसे के गालों को छेदती हुई निकल गई। इसके बाद आतंकियों ने हॉस्टल के एक कमरे की तलाशी ली और खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। गोलीबारी के बीच कुछ खुशकिस्मत खिलाड़ी भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जिन्होंने पूरी हिम्मत जुटाकर आतंकियों का मुकाबला किया। वो अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ गए, लेकिन आतंकियों ने उन्हें गोली मारने में देर नहीं लगाई। अगले दिन ये खबर सनसनी बनकर पूरी दुनिया में फैल गई कि फलस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। अब तक बाहर वालों को ये पता नहीं था कि 2 खिलाड़ी पहले ही मारे जा चुके हैं। आतंकियों ने मांग रखी कि इजराइल की जेलों में बंद 234 फलस्तीनियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि आतंकियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आतंकियों ने 2 खिलाड़ियों के शवों को हॉस्टल के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। वो ये संदेशा देना चाहते थे कि यही हाल बाकी खिलाड़ियों का भी होगा, लेकिन इजराइल का इरादा नहीं बदला। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के सख्त तेवर देखकर दुनिया दंग थी। लोगों को लग रहा था कि इजराइल ने अपने खिलाड़ियों को आतंकियों के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि इजराइल जर्मनी को इस बात के लिए राजी करने में जुटा था कि वो म्यूनिख में अपने स्पेशल फोर्सेस भेज सके, लेकिन जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इजराइल की ओर देख रही थी। लोग सांसें थामे इंतजार कर रहे थे कि आखिर इजरायली खिलाड़ियों का क्या होगा। इसी बीच आतंकियों ने एक नई मांग रखी और जर्मन सरकार ने वो मांग मान भी ली। आतंकियों ने मांग रखी कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए। वो बंधक इजरायली खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जर्मन सरकार की रणनीति थी कि इसी बहाने आतंकी और खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट पर आतंकियों को निशाना बनाना आसान होगा। प्लान के मुताबिक आतंकियों को बस मुहैया करवाई गई जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले गई। एयरपोर्ट पर अंधेरे में जगह जगह शार्प शूटर तैनात कर दिए गए थे। पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन पर बस इसी मंजर को लाइव देख रही थी। खिलाड़ियों को बस से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठाया गया। इसके कुछ ही सेकंड बाद शार्प शूटरों ने आतंकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख आतंकियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा दिया गया, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही मिनटों में एयरबेस पर मौजूद हर आतंकी मारा गया। साथ ही इजराइल के 9 खिलाड़ी भी आतंकियों की गोलियों के शिकार बन गए। शुरू में टीवी के जरिए ये खबर फैलाई गई कि सिर्फ आतंकी मारे गए हैं। अभी 9 खिलाड़ी सुरक्षित है, लेकिन अगली सुबह ये साफ हो गया कि इजराइल का कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा है। इस हादसे के बाद शुरू हुआ इजराइल का बदला भी ऐसा कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को चुन चुनकर 20 सालों में मारा गया। इतिहास के पन्नों में मोसाद का एक बदला काफी मशहूर है। इस बदले के लिए मोसाद ने जो किया वो सीधा फिल्मों की तरह था। फोन, बम, नकली पासपोर्ट, जहर की सुई सब इस्तेमाल हुआ। जैसे जेम्स बॉन्ड किसी भी देश की परवाह नहीं करता, मारते वक्त उसी अंदाज में मोसाद एजेंटों ने कई देशों का प्रोटोकॉल तोड़ा। म्यूनिख कत्लेआम के 2 दिन के बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 अड्डों पर जमकर बमबारी की। इसमें करीब 200 लोग मारे गए, लेकिन इससे इजराइल का मन नहीं भरा था। वो बदला चाहता था। इसी बदले को लेकर शुरू हुआ सबसे बड़ा ऑपरेशन। उस समय इजराइल में प्रधानमंत्री थी गोल्डा मेयर। गोल्डा ने इस कत्लेआम का बदला लेने की ठान ली थी। गोल्डा ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मीटिंग की और बदले का मिशन शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा किलिंग ऑपरेशन। मोसाद ने उन सब संभावित लोगों की सूची बनाई जो ब्लैक सितंबर ग्रुप से जुड़े थे और जिनका म्यूनिख नरसंहार में हाथ था। इसके बाद मोसाद के ऐसे एजेंट्स तलाशे गए जो गुमनाम रहकर ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इन एजेंट्स से कहा गया कि उन्हें सालों तक अपने परिवार से दूर रहना होगा। वो अपने मिशन के बारे में परिवार को भी नहीं बता सकते, और सबसे बड़ी बात ये कि पकड़े जाने पर इजराइल उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा। यानी बिना किसी पहचान, बिना किसी मदद के उन्हें इस मिशन को अंजाम देना था। सभी तैयारियों के बाद शुरू हुआ मिशन रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। इस मिशन की खासियत ये थी कि दुनिया को इस मिशन की कोई भनक तक नहीं थी। मिशन शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर मोसाद एजेंट्स ने वेल ड्वेटर और महमूद हमशारी का कत्ल कर सनसनी मचा दी थी। अब बारी थी अगले निशाने की।
यहाँ भी मोसाद की टीम ने ब्लैक सितंबर से संबंध रखने के शक में एक शख्स की दिन रात निगरानी शुरू की। हुसैन अल बशीर नाम का ये शख्स होटल में रहता था और होटल में वो सिर्फ रात को आता था और दिन शुरू होते ही निकल जाता था। मोसाद की टीम ने उसे खत्म करने के लिए उसके बिस्तर में बम लगाने का प्लान बनाया। बम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये काम तो आसानी से हो गया। मुश्किल ये था कि कैसे ये पता किया जाए कि हुसैन अल बशीर बिस्तर पर है। इसके लिए एक मोसाद एजेंट ने बशीर के ठीक बगल वाला कमरा किराए पर ले लिया। वहां की बालकनी से बशीर के कमरे में देखा जा सकता था। रात को जैसे ही बशीर बिस्तर पर सोने के लिए गया, एक धमाके के साथ उसका पूरा कमरा उड़ गया। इजराइल का मानना था कि वो साइप्रस में ब्लैक सितंबर का प्रमुख था। हालांकि उसकी हत्या के पीछे रूसी खुफिया एजेंसी KGB से उसकी नजदीकियां अहम मानी गई। फालिस्तीनी आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के शक में बेरूत के प्रोफेसर बासिल अल कुबैसी को गोली मार दी गई। मोसाद के 2 एजेंट्स ने उसे 11 गोलियां मारी। दरअसल 11 गोलियां इसलिए मारी गई थी क्योंकि म्यूनिख में उसके 11 खिलाड़ी मारे गए थे। मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 टारगेट लेबनान में भारी सुरक्षा के बीच रह रहे थे और अभी तक के हत्याओं के तरीकों से उन तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए उनके लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ युद्ध। ये ऑपरेशन रात ऑफ गॉड का ही एक हिस्सा था। 9 अप्रैल 1973 को इजराइल के कुछ कमांडो लेबनान के समुद्री किनारे पर स्पीड बोट के जरिए पहुंचे। इन कमांडोज को मोसाद एजेंट्स ने कार से टारगेट के करीब पहुंचाया। पूरी तैयारी के साथ इजरायली कमांडोज की टीम ने इमारत पर हमला किया। इस ऑपरेशन के फौरन बाद 3 हमले और किए गए। इनमें साइप्रस में जायद मुजासी को एथेंस के एक होटल रूम में बम से उड़ा दिया गया। मोसाद के एजेंट्स दुनिया में घूम घूम म्यूनिख कत्लेआम के गुनहगारों को मौत बांट रहे थे। लेकिन क्या इजराइल के बदले की कहानी थम गई? इंतकाम की आग में धधक रहे इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद का खूनी खेल अभी थमा नहीं था, क्योंकि उसके हिट लिस्ट में और लोगों के नाम शुमार थे। मोसाद ने चुन चुन कर म्यूनिख हत्याकांड में शामिल लोगों को मौत के घाट उतारा। अब अगला नंबर था अली हसन सालामेह का, वो शख्स जो म्यूनिख कत्लेआम का मास्टरमाइंड था और जिसने इजरायली एथलीटों को बंधक बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। मोसाद ने सालामेह को एक कोड नाम दिया था, रेड प्रिंस। मोसाद के जासूस अली की तलाश पूरी दुनिया में कर रहे थे, लेकिन ये बात सालामेह भी जानता था और इसलिए उसने अपने इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया था। नॉर्वे में साल 1973 और स्विट्जरलैंड में साल 1974 में मोसाद ने सालामेह को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1974 में स्पेन में एक बार फिर सालामेह की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर बच निकला। साल 1979 यानी 5 साल बाद मोसाद ने एक बार फिर सालामेह को लेबनान की राजधानी बेरूत में ढूंढ निकाला। 22 जनवरी 1979 को एक बार फिर बम धमाका कर सालामेह को भी मौत के घाट उतार दिया गया। म्यूनिख कत्लेआम का गुनहगार मारा जा चुका था, लेकिन म्यूनिख कत्लेआम के 7 साल बाद तक चले मोसाद के ऑपरेशन में उसके एजेंट्स ने 11 में से 9 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। वैसे ये भी एक सच है कि करीब 20 साल तक चले इस सीक्रेट ऑपरेशन में मोसाद ने कुल 35 फलस्तीनियों को मारा था। कहा जाता है कि इजराइल अपने एक सैनिक की मौत के बदले कई लोगों की जान ले लेता है। इतना ही नहीं, अपने दुश्मन की तलाश में वो पूरी दुनिया को भी खंगाल लेता है। ऐसा ही कुछ साल 2010 में हुआ, जब दुबई के एक होटल में मोसाद ने बड़ी ही साफ गोई से अपने 2 सैनिकों की हत्या के आरोपी को 20 साल बाद मौत के घाट उतार दिया। ये कोवर्ट ऑपरेशन इतने खुफिया तरीके से किया गया था कि जांच एजेंसियों को इसे हत्या साबित करने में ही 10 दिन लग गए थे। म्यूनिख ओलंपिक के दौरान इजराइल के जो 11 खिलाड़ी मारे गए थे, उनका बदला मोसाद ने 20 सालों में ले ही लिया। इस दौरान उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मोसाद का ये कोई अकेला ऑपरेशन नहीं था जिसको लेकर वो सुर्खियों में थी, बल्कि एक और ऐसा ही कारनामा मोसाद ने किया था जिसको लेकर दुनिया अचंभे में पड़ गई थी। इस हत्याकांड को मोसाद ने इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि पुलिस को ये पता लगाने में कई दिन बीत गए कि ये हत्या है या नेचुरल डेथ, वो भी ऐसे देश में जो रईस होने के साथ साथ आतंकियों को फंडिंग करने के लिए भी जाना जाता है और जहां दुनिया भर के रईसों का जमावड़ा रखता है। वो देश था दुबई। साल 2010 में जनवरी में दुबई का मौसम सुहाना हो जाता है और इस मौसम में रोज 1 लाख लोग दुबई आते हैं। लेकिन इसी सुहाने मौसम में मोसाद ने एक ऐसा कोवर्ट ऑपरेशन किया जिससे दुनिया हिल गई। 19 जनवरी 2010 को इसी शहर के होटल अल बुस्तान रोताना में एक मर्डर हुआ,
क्योंकि 10 दिन लग गए थे दुबई पुलिस को ये निश्चित करने में कि ये मर्डर ही है, तब तक यही लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ है। मरने वाले आदमी का नाम था महमूद अल मबहू, जो हमास के लिए हथियार की खरीद बिक्री करता था। कई दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अल मबहू के पैर में सक्सिनिकोलिन का इंजेक्शन दिया गया था, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। फिर उसके मुंह पर तकिया रखकर सफोकेट कर दिया गया था। अल मबहू पर साल 1989 में इजराइल के 2 सैनिकों को अगवा कर मौत के घाट उतारने का आरोप था। इस हत्याकांड के बाद से लगातार मोसाद एजेंट अल मबहू की तलाश में जुटे थे। इस काम में मोसाद के 33 एजेंट लगे थे। इस ऑपरेशन का कोड नाम था सिजेरिया, जो फिलिस्तीन के एक पुराने शहर के नाम पर रखा गया था, जहां पर कुछ यहूदी शहीद हुए थे। एजेंटों ने इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट बनवा रखा था। ये एजेंट अलग अलग जगहों से दुबई आए और आसानी से अपने शिकार को मारकर चलते बने। जब तक दुबई पुलिस ये तय कर पाई कि यह हत्या ही है, ये लोग इजराइल पहुंच चुके थे। साल 2010 में दुबई के जिस होटल में मोसाद के एजेंटों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ कि आखिर इन लोगों ने अपने शिकार को मारा कैसे। अल मबहू की हत्या करने के लिए हिट स्क्वाड ने उसके कमरे के सामने ही अपना कमरा बुक किया था। दौरान जब वो अपने कमरे से बाहर शॉपिंग के लिए गया, तो स्क्वाड ने इलेक्ट्रॉनिक डोर की सेटिंग चेंज कर दी, और जब वो वापस आया तो वो लोग पहले से कमरे में मौजूद थे और अपने शिकार को मारने के बाद वो आसानी से निकल गए। इस ऑपरेशन में सबसे खतरनाक बात ये थी कि अल मबहू से 21 साल पुराना बदला लिया गया था। अल मबहू फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के मिलिट्री विंग का फाउंडर था। 1989 में 2 इजरायली सैनिकों को मारने का आरोप था उस पर। अल मबहू को अंदाजा जरूर था कि मरना तो है, पर यह अंदाजा नहीं था कि ऐसी जगह पर मारा जाएगा जो उसके लिए सेफ है और मारने वालों के लिए खतरनाक। इस ऑपरेशन की खास बात ये भी थी, जिन जिन लोगों ने इसे अंजाम दिया था वो अलग अलग देशों से दुबई पहुंचे थे। जिन पासपोर्ट का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था वो फर्जी नहीं थे, बल्कि उन लोगों के थे जो इजराइल में रहकर नौकरी करते थे। पासपोर्ट में केवल उनकी फोटो बदली गई थी। हालांकि बाद में दुबई पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया था। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बनाते हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि इजराइल की खुफिया एजेंसी को परफेक्ट किलिंग मशीन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, केवल ये 2 मिशन ही नहीं, मोसाद ने कई ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है जिसको करने के बारे में दूसरे देशों की एजेंसियां सोच भी नहीं सकती। दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।